नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारा नया क्लास स्टार्ट हो रहा है, क्लास 11th। क्लास 11th मैथमेटिक्स का हमारा पहला चैप्टर है समुच्चय। समुच्चय यानी कि सेट, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए हम आपको सबसे पहले ये समझा देते हैं कि देखिए, कोई भी चीज हो सबसे पहले हम उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक ना। समुच्चय का संग्रह किसी चीज का, या हम जिसे बोलते हैं कि कई लोग इकट्ठे तो वो एक संग्रह बन गया, ठीक ना। या हम ये बोलते हैं कि हमारा बोर्ड है, ठीक ना, हमने बोर्ड पे इतनी सारी चीजें लिख रखी हैं, तो ये हमारा क्या है, एक समुच्चय है। क्या हमारा है, समुच्चय। समुच्चय मतलब हो जाता है संग्रह। कोई चीज अगर इकट्ठा है तो वो हमारा क्या है, समुच्चय है। समझ में आ गया, इतना अच्छे समझ में आ गया ना। चलिए हम सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं कि हमें समुच्चय में पढ़ना क्या क्या है। टोटल हमें 9 चीजें पढ़नी है, ठीक ना। उसमें से हम एक आध चीजें और एक्स्ट्रा पढ़ा भी देंगे। अभी के लिए हमें 9 चीज ही पढ़नी है, ठीक है। क्या है, पहला है समुच्चय और उनका निरूपण। क्या है, समुच्चय और उनका निरूपण। दूसरा क्या है, रिक्त समुच्चय। तीसरा क्या है, परिमित और अपरिमित समुच्चय, ठीक है। परिमित और अपरिमित, जिसे बोलते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ठीक है ना। चौथा क्या हमारा, समान समुच्चय, ठीक है। पांचवा क्या है, उप समुच्चय। छठा क्या पढ़ना है, घात समुच्चय। घात समुच्चय, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। बस आपको समझना है और पढ़ना है, ठीक ना। देखिए हमारे मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर का, या क्लास 9 से लेके 10 11 12 जितने भी चैप्टर है मैथमेटिक्स, हम ये कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स जो हमारा है उसको हम अपने जीवन में डेली प्रयोग करते हैं, डेली प्रयोग करते हैं। ये भी हमारा डेली ही प्रयोग होगा। कैसे होगा उसको हम आगे भी समझाएंगे, ठीक ना। छठा हमारा घात समुच्चय है। सातवां सर्वात्रिक समुच्चय। आठवां है समुच्चयों पर संक्रिया, समुच्चयों पर संक्रिया। नौवां क्या है, समुच्चय का पूरक। क्या है, समुच्चय का पूरक। टोटल 9 चीजें जानेंगे हम, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे समुच्चय और उनका निरूपण, क्योंकि इसी के आधार पे समुच्चय और निरूपण, इसी के आधार पे हमारा पहला प्रश्नावली दिया गया है। पहला प्रश्नावली हमारा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं दावा करता हूं कि अगर मैं आपको ये समझा दूंगा समुच्चय और उनका निरूपण, ठीक है ना, तो आप पहली प्रश्नावली को मिनटों सेकंडों में हल कर ले जाएंगे, समझ ले जाएंगे, ठीक है ना। बस आप ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहले हम आपको ये तो बता ही दिए हैं कि समुच्चय हमारा होता क्या है। समुच्चय मतलब संग्रह होता है। किसी चीज के इकट्ठा होने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही हमारा क्या, समुच्चय है। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। जी हमारा व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में हमने इतनी सारी चीजें लिख रखी है, तो ये हमारा क्या है, समुच्चय, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप अपने कमरे में बैठे हैं, ठीक ना। आप अपने कमरे में बैठे हैं, या आप मान लीजिए कि आप क्लास 11th में पढ़ते हैं। आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, वहाँ का जो क्लास रूम है, उस क्लास रूम में सारे बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। मान लीजिए 100 स्टूडेंट रखे हैं, वहाँ पर है, पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो जब 100 स्टूडेंट पढ़ रखे हैं तो वहाँ पे दरवाजा बंद, मान लीजिए दरवाजा बंद है, ठीक ना। तो जब 100 स्टूडेंट है सिर्फ कमरे के अंदर, क्लासरूम के अंदर है, तो वो हमारा क्या है, एक समुच्चय है। क्या है, एक समुच्चय है। समुच्चय हमारा यही होता है कि किसी चीज का संग्रह ही हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। इसमें हमारा यूनियन भी आता है और इंटरसेक्शन भी आता है, ठीक ना। हम आपको सब कुछ समझाएंगे, बस आप अपने अंदर धैर्य रखिएगा। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से अच्छे तरीके से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, अगर आप जड़ मजबूत है, आपकी जड़ अगर मजबूत है, तो जो आपका ऊपरा हिस्सा होगा ना, ऊपरी हिस्सा होगा, वो बहुत ही मजबूत होगा, बहुत ही मजेदार होगा, ठीक है। जैसे कि अभी तक देखिए धान की खेती चली है। धान की खेती में क्या करते हैं, नीचे से जड़ से कीड़े काटने लगते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, दवा डालते हैं। जैसे कि अगर हम जड़ से जो कीड़े काटेंगे तो जो ऊपर पत्ती होती है वो पीली हो जाती है, पीली पीली पड़ जाती है, ठीक है। तो हम दवा डालते हैं उसमें। जब दवा डालेंगे तब हमारा दवा असर करेगा और दीमक को खत्म करेगा, और पीली जो पत्ती थी हमारी वो हरी हो जाएगी, ठीक ना। उसी प्रकार से हमारे ये भी है, अगर हम बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे तब हमें समझ में आएगा, अन्यथा हमें समझ में नहीं आएगा। इतना तो आप मानते ही है ना। चलिए देखिए, हम आपको एग्जांपल देते हैं कि एक क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, तो वो हमारा क्या है, एक समुच्चय है, सेट है, ठीक ना। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि उस क्लासरूम में 100 बेंच रखी गई है जिसपे आप बैठ कर पढ़ते हैं, 100 बेंच रखी गई है, 100 बेंच है, ठीक ना। तो वो भी हमारा एक समुच्चय है, ऐसा नहीं है। तो बेंच हमारे किससे संबंधित है, बेंच जो हमारी है वो बच्चों से संबंधित है। कैसे, अगर वो बेंच है वहां पर तो बच्चे आके उस पर बैठते हैं, ठीक है ना। बच्चे ही तो बैठते हैं, अन्यथा जानवर तो नहीं आके बैठता है। जब बच्चे बैठते हैं तो वही हमारा क्या है, समुच्चय है। लेकिन ये कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, क्योंकि वहां बच्चों से संबंधित है। क्या है, बच्चों से संबंधित है। दूसरा हमारा टॉपिक है रिक्त, रिक्त समुच्चय, ठीक ना। वो बच्चों से संबंधित है, यही तो हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय, ठीक है। समुच्चय तो है लेकिन
रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय हमारा कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संग्रह दिया गया हो अलग अलग करके, एक थैला हमारे पास है, इस थैले में एक हमारा पेड़ दिया गया हो, एक आम है, कोई फल दिया गया, कोई अन्यथा मतलब कई सारी चीजें दी गई हो, तो ये हमारा क्या थैला तो एक ही है, इसके अंदर कई चीजें रखी है, थैला में जो चीजें हैं वो एकत्रित है, इकट्ठा है, तो यही हमारा क्या है समुच्चय है। समझ में आ गया ना। थैले में हमने सेब रख दिया है, केला रख दिया है, अंगूर रख दिया है, ठीक है ना, अदरवाइज और भी चीजें हमने रख दी है, मतलब कई प्रकार की हमने चीजें उस थैले में डाल दी है, तो वही हमारा क्या है समुच्चय है, सेट है। किसी चीज के संग्रह वही हमारा सेट और समुच्चय कहलाता है। समझ में आ गया ना आपको ये चीज, समुच्चय सेट हमारा क्या होता है यही, ठीक है। क्लास 11 सेट समुच्चय हमारा बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस अगर आप जो चैप्टर का नाम होता है ना, अगर उस नाम को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और समझना क्या है, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़े हम। देखिए इसमें कई सारी चीजें होती है, अदरवाइज कई सारी चीजें का मतलब क्या हो जाता है, इसमें एक रोस्टर विधि आती है। कौन सी आती है, रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। इसमें किसमें आती है, समुच्चय और उनका निरूपण, ठीक है ना, समुच्चय और उनका निरूपण हम शुरू कर रहे हैं, तो हेडिंग हम अदरवाइज इन सभी को हटा दे रहे हैं, नहीं तो आप दिक्कत कर ले जाएंगे कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कौन सा टॉपिक समझा रहे हैं, बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे कि सर कौन सा टॉपिक समझा रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सभी लोग इसको लिख लीजिएगा, समुच्चय और उनका निरूपण। एक इसमें होता है रोस्टर विधि और एक इसमें होता है समुच्चय निर्माण विधि। क्या होता है समुच्चय निर्माण, फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड हमारा, इसमें दो ही विधि होती है, समुच्चय निर्माण विधि, निर्माण विधि। अब आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है, मतलब जिसमें हम समुच्चय का निर्माण करते हैं वो हमारी जाती है, और दूसरी हमारी क्या रोस्टर विधि है। रोस्टर विधि आपको मैं समझाऊं, चलिए देखिए रोस्टर विधि, सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि रोस्टर विधि, देखिए रोस्टर विधि हमारी क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कि 7 जो हमारा एक विषम संख्या है, क्या है 7 जो हमारा एक विषम संख्या है, ठीक ना, विषम संख्या है, ये तो सभी को पता है 7 हमारा विषम संख्या है, 7 सिर्फ खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, ये तो सभी को पता है, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। तो अगर हम ये बोल दें कि 7 से पहले जितने भी सम हैं उन सभी को लिखो, तो आप लिखेंगे ना, 7 से पहले जितने सम नंबर हैं उन सभी को हम लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, मझले ब्रैकेट में, किसमें लिखेंगे, मझले ब्रैकेट में, हमेशा किसमें लिखते हैं, मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। 7 से पहले जितने भी सम है, सम का मतलब जो कट जाए सीधे सीधे, ठीक है, 2 हमारा है, 4 है, 6 है, ठीक ना, यही हमारा क्या है रोस्टर विधि है, यही हमारा क्या है रोस्टर विधि है। अगर हम आपसे ये बोल दें कि 9 हमारा एक विषम संख्या दिया गया है, ठीक है, 9 हमारा क्या है विषम संख्या दिया गया है, तो इससे पहले जितने भी सम नंबर है उन सभी को लिखो, तो इनसे जितने पहले सम नंबर है उन सभी को लिखना है मझले ब्रैकेट में, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना, यही हमारा क्या है रोस्टर विधि है। क्या हमारा है रोस्टर विधि है। समझ में आया आप सभी लोगों को, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 8 जो है वो सम संख्या है, क्या है सम संख्या है, तो 8 से पहले जितने भी विषम संख्या है उसको हमें लिखना है, यही हमारा है, 8 से पहले जितने विषम संख्या दिए गए हैं उसको हमें लिखना है। तो 8 से पहले विषम संख्या कितनी होती है, 1 हमारा होता है, 3 होता है, 5 होता है, और हमारा क्या होता है 7 होता है, ठीक ना, यही इसमें किसको लिखेंगे मझले ब्रैकेट में, इसमें मझले ब्रैकेट में लिखेंगे, यही हमारा क्या है रोस्टर विधि है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए आपको और भी एग्जांपल देते हैं, समझाते हैं, ठीक ना। मान लीजिए हमारे पास 42 विभाजित करने वाली सभी प्रकृत संख्याओं का योग दिया गया है, 42 को विभाजित करने के लिए सभी प्रकृत संख्याओं का योग दिया गया है, इसको 42 को विभाजित करने के लिए, चलिए अब 42 को आप विभाजित करके दिखाइए, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं। 42 को विभाजित करने वाली प्रकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 6 7 14 21 42 दिया गया है, ठीक ना, क्या दिया गया है 42 को विभाजित करने वाली प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या, उसके बाद क्या दे रखा है एग्जाम्पल में है प्रकृत संख्या का समुच्चय, ठीक है ना, विभाजित करने वाली प्रकृत संख्या का हमें क्या दिया है समुच्चय, यानी कि सेट दिया गया, कितना दिया गया है मझले ब्रैकेट में
1 दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक ना। और किससे हमारा विभाजित होगा भैया? 3 से होगा, 6 से होगा, 7 छक 42 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। 7 छक 42 हो जाएगा। और फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 दूना 14 हमारा आ जाएगा, ठीक ना। क्या आ जाएगा हमारा? इसको हम हटा देते हैं, 14 आ जाएगा, ठीक ना। अब 21 आ जाएगा, ठीक है, 21 आ जाएगा। उसके बाद क्या हमारा आ जाएगा? कौन सी संख्या आ जाएगी? 42 आ जाएगी। एग्जाम्पल सब ये है, 42 आ जाएगी, ठीक ना। ये हमारा दिया गया है 42 को विभाज्य करने वाली प्रकृत संख्याओं का समुच्चय दिया गया, सेट दिया गया, ठीक ना। ये हमारा है 42 को विभाजित करने वाली। जैसे कि अगर हम बोल दें कि मान लीजिए हमें 8 को विभाजित करना है, ठीक ना। 8 को विभाजित करना है, प्रकृत संख्या हमारा सेट इसका क्या दिया गया, ठीक ना। प्रकृत संख्या का समुच्चय क्या दिया गया है, तो हम इसको क्या करना है? हम इसको 8 से विभाजित करेंगे, ठीक ना। तो 8 से करेंगे, ये तो 1 से कट जाएगा, मान लीजिए 1 से कट गया, ठीक ना। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 से कट जाएगा हमारा, ठीक ना। 3 दूना 6, 3 त्रिक 9 हमारा जगह 3 से नहीं कटेगा। 4 दूना 8 हो जाएगा हमारा, 4 से कट जाएगा, ठीक है ना। 5 दूना 10 हमारा जगह, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि खुद से कटेगा, यानी कि इसका कितना आ गया है? विभाजित करने के लिए 42 को हम विभाजित करेंगे 1 2 4 8 से विभाजित करेंगे, ठीक है ना। कोई भी संख्या होती है वो 2 नंबर से, अगर विषम संख्या है, जैसे मान लीजिए 7 दिया गया है, जैसे कि हम आपको बोले हैं 7 एक विषम संख्या, ठीक ना। 7 2 संख्याओं से कटेगी। अब आप ये बोलोगे सर विषम संख्या तो कटती नहीं है, तो कैसे 2 संख्याओं से कटेगी? मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हमारा विषम संख्या होती है 7 है, 7 खुद से भी कटेगी। 7 एकम 7 भाग देते हैं ना, 7 एकम 7 आप बोलते हैं ना, तो 7 7 से, यानी कि 7 खुद से कटेगी और 7 जो हमारा 1 से भी कटेगी। यही हमारा है रोस्टर विधि। क्या हमारा है? यही रोस्टर विधि है, ठीक ना। जिनको समझ में आ गया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आज से हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के हमारे स्वर दिए गए हैं, स्वरों का समुच्चय। ये भी हमारा एक रोस्टर विधि है। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं? टोटल कितने स्वर होते हैं? 6 स्वर होते हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। क्या है? स्वर है, ठीक ना। व्यंजन नहीं है, स्वर। स्वर मतलब टोटल कितने? 6 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? जितना जितने हमारी संख्या होती है उसमें से हम 6 घटा देंगे, वही हमारा व्यंजन आ जाएगा, ठीक ना। समझ में आ गया ना। तो ये भी क्या हमारा एक रोस्टर समुच्चय है। क्या रोस्टर है, ठीक है, जिसे हम श्रेणी विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिसूची, या हम कहते हैं श्रेणी विधि भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ रहा रोस्टर विधि। अब चलिए हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमारा होता है एक जेड होता है, ईयर होता है, इनको मिटा देता हूँ, उसके बाद में आपको समझाता हूँ इसके बाद, ठीक है ना। रोस्टर विधि तो हो गया है। अब हमारा क्या बचा है? समुच्चय निर्माण विधि। उसको भी हम आपको समझाएंगे, उसको भी समझाएंगे, ठीक ना। क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ ये पहला प्रश्नावली इसी के आधार पर दिया गया है। पहला प्रश्नावली जो हमारा दिया गया है वो इसी के आधार पर दिया गया है। यहाँ पे एक यन होता है, यहाँ पे देखिए संख्या हमारी होती है, यन होती है, जेड होती है, फिर क्या होती है? क्यू होती है, फिर आर होती है, क्यू होती है, आर होती है, फिर क्या होता है? जेड प्लस होता है, आर प्लस होता है, क्यू प्लस होता है। जेड प्लस होता है, आर प्लस होता है, क्यू प्लस होता है, ठीक ना। इनको बात, अब देखिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समुच्चय में ऐसे पूछे जाते हैं। इसका मतलब जानना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, ज्ञान का मतलब नेचर, नेचुरल जिसे बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रकृत संख्याओं का, प्रकृत संख्या का समुच्चय, ठीक ना। जेड मतलब गुणांकों का समुच्चय। जेड मतलब क्या होता है? गुणांकों का समुच्चय। का समुच्चय, ठीक ना। क्यों मतलब हो जाता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्या
का समुच्चय। आर मतलब होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आर मतलब वास्तविक, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या का समुच्चय। वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय। अब जेड प्लस का मतलब प्लस है, यहाँ पे कुछ कोई चिन्ह नहीं दिया गया, तो यहाँ पे प्लस है, तो जेड प्लस यानी कि धन पूर्णांकों का संख्या। हम ये करेंगे धन पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक ना। आर प्लस वास्तविक संख्याओं का, धन वास्तविक संख्या, धन वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है। क्यू का मतलब क्या हो जाता है, धन परिमेय संख्या। संख्या का समुच्चय। आप इस सिंबल को जरा नोट कर लीजिएगा, कहीं किसी बुक में या अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा। एन का मतलब हो जाता है प्रकृत संख्या का समुच्चय, जेड का मतलब हो जाता है पूर्णांकों का समुच्चय, और क्यू का मतलब हो जाता है परिमेय संख्या का समुच्चय, आर का मतलब हो जाता है वास्तविक संख्या का समुच्चय। यह मतलब नेचुरल, ठीक है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ठीक ना। जेड मतलब माना जाता है पूर्णांक, ठीक ना। क्यू मतलब हो जाता है हमारा परिमेय, आर मतलब हो जाता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। अब जहाँ पे जेड प्लस हो वहाँ पे धन पूर्णांक होता है, जहाँ पे आर प्लस हो वहाँ धन वास्तविक होता है, और जहाँ पर क्यू प्लस हो तो वहाँ पे धन परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। बस आप इसको इतना याद कर लेना, ठीक ना, और कहीं पर इसको नोट कर लेना, क्योंकि रियल नंबर में इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा होने वाला है, ठीक ना। इसका जो प्रयोग है वो बहुत ही ज्यादा होने वाला है। सो प्लीज आप सभी लोग इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम आपको, ये तो हो गया सभी का। चलिए अब आपको हम कुछ और समझा देते हैं, क्योंकि देखिए समझना समझाना तो लगा रहता है, बस अपने माइंड को एकाग्र करके देखते हैं और समझते हैं, उसके बाद कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक ना। आप अपने माइंड को एकाग्र करके देखिए, समझिए, उसके बाद आपको पास होने में कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, समुच्चय के लिए वास्तविक संख्या एक इसमें अवयव होता है और एक सदस्य भी होता है, ठीक ना। अवयव, इसमें एक अवयव भी होता है, अवयव। अब आप ये बोलोगे सर जी अवयव, अवयव, अवयव मतलब जानते क्या होता है। देखिए जिसमें हम लिखते हैं समुच्चय को, जब हम अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते हैं तो हम किसमें लिखते हैं, बड़े अक्षरों में लिखते हैं। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखते हैं, इसको समुच्चय, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखते हैं, ठीक है। इतना याद रखना, जीवन में क्या होता है, बड़े अक्षरों में ए हो जाएगा, मान लीजिए हमारे पास बी दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया गया है, सी दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, फिर एक्स दिया गया है, वाई दिया गया है, जेड दिया गया है, ईटीसी, ईटीसी आदि करके मतलब यह दिया गया, ठीक ना। अब क्या बोलता है, समुच्चय को ये लिखा जाता है, समुच्चय को लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव को, अब तक क्या बोला है, समुच्चय को लिखा जाता है। अब समुच्चय के अवयव को क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिया गया हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ईटीसी, ठीक ना। अंग्रेजी वर्णमाला के, जहां पर अगर बात की जाए अवयव की,
अवयव को हम किस में लिखेंगे? छोटे अक्षरों में लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के या जिसे बोलते हैं जो हमारा एबीसीडी होता है उसमें कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? जब बात की जाए समुच्चय के अवयव की तब हम क्या करेंगे? समुच्चय को नहीं, समुच्चय के अवयव की ऐसे लिखे। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे समुच्चय के अवयव को ऐसे, हाँ, समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ABCXYZ दिया गया है, ये हमारा स्मॉल लेटर है। अब समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में लिखते हैं, जैसे कि ABCD कैपिटल में ABCXYZ, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो हमारा, जैसे कि अभी हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की संख्या क्या है? A है, E है, I है, O है, U है, ठीक ना। ये क्या है? स्मॉल में है। ये क्या है? स्मॉल में है, तो हम इसको किसमें पढ़ेंगे? अवयव के रूप में पढ़ेंगे, ठीक ना। किसके रूप में पढ़ेंगे? इसको हम अवयव के रूप में पढ़ेंगे। अगर हम ये बोल दे कि ए है, ये हमारा है, ई है, ये हमारा आई है, ये ओ है, ये हमारा यू है, इसको हम किसमें पढ़ेंगे? समुच्चय में। सिर्फ सीधे डायरेक्ट किसमें पढ़ेंगे? डायरेक्ट हम इसको समुच्चय में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम अवयव में नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम इसको समुच्चय में पढ़ेंगे। ये हमारा होता है, ठीक ना। अब देखिए समुच्चय में एक अवयव होता है, अवयव बोले या सदस्य बोले या मैं बोले या है बोले या बोले, कुछ भी बोले, लेकिन उसको प्रदर्शित करने के लिए एक हमारे पास प्रतीक होता है जिसको हम बोलते हैं इप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? इप्सिलॉन। इसको थोड़ा सा मिटा दो, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक ना। अब आपको जरूर समझ में आएगा। अवयव, अवयव की बात करते हैं जो हम आपको समझाए हैं, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं क्या है? अवयव। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया है, हाँ, एक हमारे पास ए का, स्मॉल ए का समुच्चय ए में है। क्या है? स्मॉल ए का समुच्चय ए में है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अभी हम आपको बोले कि हमारे पास एक प्रतीक होता है अवयव को प्रदर्शित करने के लिए या सदस्य को प्रदर्शित करने के लिए या में या है को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास एक प्रतीक होता है। उस प्रतीक को हम समझा रहे हैं, ठीक ना। देखिए ए, स्मॉल ए समुच्चय ए में है। क्या है? स्मॉल ए जो हमारा है वो किसमें है? समुच्चय ए में है। या हम ये बोले ए का एक अवयव है। क्या बोले? ए का एक अवयव है, ठीक है। क्या हम ये बोल सकते हैं स्मॉल ए समुच्चय ए का एक अवयव है। क्या है? स्मॉल ए समुच्चय का एक अवयव है। जब इसमें एक अवयव रहेगा तो हम इसको किस रूप में प्रदर्शित करेंगे? ए इप्सिलॉन ए, ऐसे करेंगे। क्या करेंगे? ए इप्सिलॉन ए। अब देखिए प्रतीक जब जहां पर अवयव बोले या हम इसे, देखिए अवयव बोले या हम इसे या के रूप में बोले, सदस्य बोले, क्या बोले? सदस्य बोले, ठीक है। बात एक ही है, अवयव का मतलब सदस्य हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है ए जो है समुच्चय ए का एक सदस्य है। क्या है? एक सदस्य है। या हम इसे ये बोले ए जो है समुच्चय ए का एक है। क्या है? शब्द हमारा है, अंतर इसका एक संबंध है, ठीक ना। या हम इसे संबंध बोले या अवयव बोले या सदस्य बोले या ए में है, या है का प्रयोग करें या में का प्रयोग करें या का प्रयोग करें, ठीक है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं, आपके सुटेबल रहेगा आपको समझने के लिए, अवयव बोले या सदस्य बोले, ठीक है। ये बोला है कि ए समुच्चय ए में, समुच्चय ए का एक अवयव, अवयव यानी कि समुच्चय या हम जिसे सदस्य बोलते हैं, ठीक ना। तो हम इसको किस रूप में प्रदर्शित, जब अवयव रहेगा तो क्या करेंगे? ए इप्सिलॉन ए करेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए स्मॉल ए है समुच्चय बी, समुच्चय बी का एक अवयव नहीं। क्या है? एक अवयव नहीं है। अब कैसे हो सकता है भैया? समुच्चय जो है ए समुच्चय है, ए का जो ए स्मॉल ए जो है वो ए का समुच्चय है, ठीक है। एक अवयव है या एक समुच्चय है तो ए का है। तो अगर हम ये बोलते स्मॉल ए जो है वो स्मॉल बी का एक अवयव है, तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब ये हमारा नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए नॉट इप्सिलॉन, ए नॉट इप्सिलॉन बी। क्या लिखेंगे? ए नॉट इप्सिलॉन बी। अगर अवयव है
तो हम इप्सिलॉन करेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे, इप्सिलॉन करेंगे, इप्सिलॉन क्या करेंगे, इप्सिलॉन करेंगे। अगर अवयव नहीं है तो हम इप्सिलॉन नहीं करेंगे। यही हमारा क्या होता है, समुच्चय होता है। अब यही जिसे हम बोलते हैं समुच्चय और उनका निरूपण, क्या बोलते हैं, समुच्चय और उनका निरूपण, यही है, इससे ज्यादा और कुछ दिया नहीं गया, ठीक ना। चलिए हमारा रोस्टर विधि भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं संपूर्ण समुच्चय का विधि, ठीक ना, क्या समुच्चय का विधि। चलिए इसको हटाते हैं, मिटाते हैं, समझाते हैं, ठीक ना। ये हमारा इससे ज्यादा कुछ दिया नहीं है, ठीक ना। हम आपको अगले वीडियो में भी समझा देंगे कि हमारा जो है प्रश्नावली वो किस आधार पे दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, एक नाम दिया गया है स्कूल, ठीक ना, SCHOOL। स्कूल का स्पेलिंग नहीं होता भैया, सभी लोग को पता है, स्कूल हमारा है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, रोस्टर विधि ये हमारा कहता है, अभी तो रोस्टर विधि में बता रहा हूँ कि रोस्टर विधि हमारा ये कहता है जो एक बार आ गया है, ठीक ना, मतलब कॉमन जो है, जिस नाम में कॉमन है उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ये तो हमारा स्कूल है, स्कूल में SCHOOL है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रोस्टर विधि में SCHOOL लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये रोस्टर विधि ये हमारा कहता है कि कॉमन चीज ना मिले, मतलब जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। जो हमारा कॉमन है हम उसको एक ही बार लिखेंगे, और जो हमारा कॉमन नहीं है हम उसको एक ही बार तब भी लिखेंगे, और जो कॉमन है तब भी हम उसको एक ही बार लिखेंगे। समझ में आ गया ना। तो यही हमारा होता है रोस्टर विधि। अब हम बात करते हैं समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय निर्माण विधि के बारे में, ठीक है ना। चलिए समुच्चय निर्माण विधि क्या है, हम समुच्चय को निर्माण देते हैं, मतलब बनाते हैं, नया समुच्चय बनाते हैं, वही हमारा क्या है, समुच्चय निर्माण विधि है। जैसे कि मान लीजिए समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयव की, यहाँ पे देखिए दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त बुक्स है, उसमें बता रहा हूँ। देखिए समुच्चय निर्माण रूप में देखिए किसी समुच्चय के सभी अवयव में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। समुच्चय के बाहर किसी भी अवयव में हमारा क्या है, ये नहीं होता है। तो क्या बोला, उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास समुच्चय जो दिया गया था, समुच्चय जो हमारे पास उदाहरण के लिए दिया गया था, स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर दिया गया था, ठीक ना। स्वर में क्या बोला था हमारा है कि हमारे पास है ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, यही हमारा बोला था स्वर है, ठीक ना। समुच्चय ये भी है, इसके अवयव के सर्वनिष्ठ गुणधर्म, इसके प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, इस गुणधर्म का कोई अन्य अक्षर नहीं है, मतलब इस स्वर में कोई और अक्षर है नहीं है। जब इस स्वर में कोई और अक्षर नहीं है तो इस समुच्चय को वी से निरूपित करते हैं। मान लीजिए इस समुच्चय को हम वी से निरूपित करते हैं, ठीक है ना, वी से निरूपित करते हैं तो एक्स रेशियो यक्स कैसे होगा, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर कैसे, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए इसमें जो स्वर दिया गया इसके अलावा कोई और संख्या है, इसमें कोई और संख्या है, कोई और स्मॉल है, ABCD के अलावा कोई है, बी है या एफ है, जेड है, कोई ये नहीं है, तो इसको मान लीजिए बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स रेशियो एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, क्या है ये, एक स्वर है, ठीक ना, एक्स रेशियो एक्स के अनुपात में, ठीक ना। समझ में आ गया ना। इसका मतलब होता है कि देखिए किसी समुच्चय के अवयव को वर्णन करने के लिए हमें यक्स का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, किसका, यक्स का प्रयोग करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा जैसे कि हम लिखा है यक्स रेशियो में एक्स, एक्स का प्रयोग करना पड़ता है। और देखिए यक्स के स्थान पर किसी अन्य प्रतीक का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अक्षर वाई हो गया, जेड हो गया, वाई का भी प्रयोग कर सकते हैं और हम जेड का, वाई का भी प्रयोग कर सकते हैं और जेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर यक्स ना हो तो तब हम कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए उपरोक्त कोलान लिखते हैं, कोलान के चिन्ह के बाद समुच्चय अवयव के विशिष्ट गुणधर्म फिर संपूर्ण कथन के मझले कोष्ठक में रखे जाते हैं, ठीक है। समुच्चय भी के वर्णन या सभी समुच्चय जो हमारे हैं ये होते हैं। समझ में आ गया ना, यही हमारा कहने का मतलब ये है कि समुच्चय को हम फिर से बनाते हैं, समझाते हैं आप सभी लोग, ठीक।
ठीक ना। तो जानकारी अच्छी लगी हो आप सभी लोगों को, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसमें हमने आपको समझाया है समुच्चय और उनका निरूपण, ये तो समझ में आ गया। अब इसी के आधार पे हमारा पहला प्रश्नावली दिया गया, इसी के आधार पे हमारा पहला प्रश्नावली दिया गया है और हम आपको समझाएंगे, जरूर समझाएंगे, अगले वीडियो में समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।